हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी, अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये अलग अलग परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में जो मिसलेनियस का सेगमेंट है, जहाँ से कि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, उसमें से एक सेगमेंट यूएनओ भी है, तो उसी को बेस करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, लेकिन जैसा कि हर वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पर होता है, वहाँ क्वेश्चन के साथ उसके ऑप्शन से जुड़े हुए बातों को हम आपको बताने का काम करते हैं। यहाँ पर भी ज़रूरत के हिसाब से हम आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करते चलेंगे। बेहतर ये होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मेरे बनाने का मकसद भी फुलफिल हो पाएगा और आपके लिए ये उपयोगी भी सिद्ध होगा। इसके साथ ही एक और अनुरोध आप लोगों से है कि जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो कम से कम वीडियो को जरूर शेयर करने का काम करें। अगर आप सब लोग शेयर करेंगे तभी ये वीडियो, आपका ये चैनल प्रमोट हो सकेगा और मेरे लिए भी मोटिवेशन का ये काम करता रहेगा। एनीवे, तो हम लोग आज यूएनओ से संबंधित प्रश्न को देखें और देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाने का काम करें। 25 क्वेश्चन है और साथ साथ उसका आवश्यकता अनुसार एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन को देखने के लिए अब हम लोग तैयार हो जाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूएनओ के प्रमुख अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? इसकी सदस्य संख्या 54 है, तो ये बात सही है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितनी संख्या है, तो 54 है। 11 एशियाई देश इसके सदस्य हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर ये जान ले कि अफ्रीका से 14 इसमें सदस्य हैं, एशिया से 11, ईस्टर्न यूरोप से 6 या यूरोप से 6, लैटिन अमेरिका से 10, इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अन्य देशों से 13। फिर से दोहरा दें, अफ्रीका से 14, एशिया से 11, यूरोप से 6, लैटिन अमेरिका से 10, वेस्टर्न यूरोप और बाकी से 13। कुल मिलाकर के 54 इसकी सदस्य संख्या है। तो क्षेत्रीय आधार पर इसका संख्या विभाजित किया गया है। तो 11 एशियाई देश इसके सदस्य हैं। इसके सदस्यों का चयन 3 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन भी सही है। तो पहला 3 आपके लिए जानकारी है। इसके सदस्यों का चयन 3 वर्ष के लिए महासभा द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब है, जिसमें लिखा हुआ है कि इसके 1/3 सदस्य मतलब 18 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष मतलब एवरी ईयर ये रिटायरमेंट लेते हैं। तो 2 साल नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष ये होगा। तो डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर यह भी जान ले कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सभी सदस्य देशों को एक वोट देने का अधिकार होता है और यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं वो साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का योगदान या कार्य क्या होगा। तो इसका काम होता है आर्थिक विकास में सहयोग देना और प्रोत्साहन देना, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मूल रूप से 11 सदस्य थे, जिसे किस वर्ष बढ़ाकर 15 कर दिया गया? तो आप सबको पता है कि अभी यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, जिसमें से कि 5 जो थे ये परमानेंट मेंबर शुरू से ही हैं और शुरुआती दौर में 6 बाकी अस्थायी सदस्य थे, लेकिन अभी ये 15 है। तो ये संख्या 15 कब की गई? सही उत्तर है इसका 1965, 31 अगस्त 1965 को 11 से बढ़ा करके इसकी सदस्य संख्या 13 कर दी गई। तो 5 अस्थायी सदस्य अ, फा, बी, रुचि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें 3 अफ्रीका से। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अस्थायी टेम्पररी जो होते हैं 2 वर्षों के लिए ये सदस्य, इनमें से अफ्रीका से 3, एशिया से 2, साउथ अमेरिका से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1, वेस्टर्न
यूरोप और बाकी देशों से 2, 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1 और वेस्टर्न यूरोप और बाकी अन्य देशों से 2। तो टोटल इसके 15 सदस्य होते हैं। अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है और इनका चुनाव महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है। अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो इसके लिए 2/3 बहुमत 129 होगा, क्योंकि अभी यूएनओ का सदस्य संख्या 193 है, तो इसका 2/3 129 होता है। तो अगर संख्या भी पूछे तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान क्वेश्चन है। कौन से 2 देश यूएनओ का अभी भी सदस्य नहीं है? यूएनओ के भी वर्तमान में 193 कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं, लेकिन अभी भी ताइवान और वेटिकन सिटी इसके सदस्य नहीं है। ताइवान और वेटिकन सिटी अभी भी इसके सदस्य नहीं है। नंबर 4, यूएनओ की स्थापना में 3 महान नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उनमें से कौन एक शामिल नहीं था? 4 नाम आपके सामने हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, विंस्टन चर्चिल और स्टालिन। इसमें वुड्रो विल्सन शामिल नहीं थे। ये वुड्रो विल्सन वही हैं जिन्होंने राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, जो 19 जनवरी 1920 की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक थे। तो वुड्रो विल्सन का यूएनओ की स्थापना में रोल नहीं था, बल्कि लीग ऑफ नेशन जो 1920 में स्थापित हुई थी उसके वो संस्थापक थे, और वुड्रो विल्सन इसका आंसर होगा। कुछ बातें यहां से समझ लीजिए ये 3 नेताओं के संदर्भ में। 1941 में विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया, इन दोनों के बीच में वार्ता के बाद। 1941 में चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में वार्ता के पश्चात अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था। इस चार्टर में नाजी जर्मनी, नाजियों और फासिस्टों के अत्याचार को ध्यान में रख करके अटलांटिक चार्टर में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ये 4 स्वतंत्रताएं थी कि भय से छुटकारा, अभाव से छुटकारा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसके अलावा जो चौथा था कि उपासना की स्वतंत्रता सबको प्राप्त होनी चाहिए। तो अटलांटिक चार्टर में ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 1943 में चर्चिल और रूजवेल्ट के साथ स्टालिन भी शामिल हो गए, जो कि रूस के प्रधानमंत्री थे। स्टालिन भी शामिल हो गए और तीनों के बीच में अब तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में वार्ता हुई, और इस वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि विश्व की शांति के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, और एक संगठन पर इस वार्ता में बल दिया गया इन 3 नेताओं के द्वारा तेहरान में वार्तालाप के पश्चात। जबकि फिर दोहरा दे कि 1941 में चर्चिल और रूजवेल्ट ने मिलकर के अटलांटिक चार्टर पर विचार किया था, उसको तैयार करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ ले अब हम लोग। नंबर 5, किस स्थान पर यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा तैयार की गई थी? यहां पर एक बात और जान ले कि शुरुआत में इसको यूएनओ के नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन 1950 के बाद से ही इसको यूएन कहा जाने लगा है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसका अर्थ यूएनओ ही होता है। खैर, किस स्थान पर यूएनओ की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन, और वाशिंगटन के डम्बरटन ओक्स भवन में अक्टूबर 1944 में ये रूपरेखा तैयार की गई थी, और यूएनओ के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, उसके जो विभिन्न अंग हैं, उस पर विचार की गई थी। तो सही उत्तर है वाशिंगटन। फिर से दोहरा दे कि वाशिंगटन में अक्टूबर 1944 में डम्बरटन ओक्स भवन में इसके विभिन्न अंगों पर विचार विमर्श किया गया था। लंदन में पहली बैठक इसकी हुई थी 10 जनवरी 1946 को, मतलब कि यूएनओ की स्थापना जब 24 अक्टूबर 1945 को हो गई, तो लंदन में 10 जनवरी 1946 को यूएनओ की पहली बैठक हुई थी। और लंदन में जिस स्थान पर यह बैठक हुआ था उस भवन का नाम था वेस्टमिंस्टर भवन। तो पहला बैठक लंदन में और रूपरेखा तैयार हुई वाशिंगटन में। नंबर 6, यूएनओ के संदर्भ में किस स्थान पर
इसके संस्थापक नेताओं ने वोट डालने की विधि पर सहमति व्यक्त की। यूएनओ में जो विभिन्न प्रस्ताव रखे जाते हैं उसके लिए वोट डालने की क्या प्रक्रिया होगी, इस संदर्भ में इसके संस्थापक नेताओं ने किस स्थान पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, सही उत्तर पहले जान लीजिए। सही उत्तर है माल्टा। माल्टा में इस संदर्भ में सहमति व्यक्त हुई थी। सैन फ्रांसिस्को ये भी यूएनओ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लें कि 25 अप्रैल 1945 को 51 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में भाग लिया था और सैन फ्रांसिस्को में ही यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया था। यह चार्टर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। इस चार्टर को तैयार करने में 51 सदस्य देशों ने भाग लिया था, जिसमें कि यहां पर अगले वर्ष मतलब इसका 26 जून 1945 को फिर इस पर हस्ताक्षर किए गए। हम फिर से दोहरा दें कि सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को भाग लिया और वहां पर यूएनओ का चार्टर तैयार किया गया। ये चार्टर ही इनका संविधान है। यहां पर 51 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह हस्ताक्षर का काम हुआ था 26 जून 1945 को। खैर, वोट डालने की विधि पर सहमति हुई थी माल्टा में। नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति, सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीधा इसका सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल या महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नंबर 8, यूएनओ के महासचिव एवं उनके देश का मिलान करें। मतलब ये महासचिव किस देश से संबंधित थे, इसको मैच करना है। मतलब ये कि यूएनओ के जितने भी महासचिव रहे हैं आपको एक बार अवश्य याद होना चाहिए और साथ ही ये भी याद होना चाहिए कि उनका संबंध किस देश से था। चलिए, महासचिव और देश। बुतरस घाली का संबंध मिस्र मतलब इजिप्ट से रहा है। कोफी अन्नान ये घाना के थे। त्रिगवेली जो कि यूएनओ के पहले महासचिव थे, त्रिगवेली का संबंध नॉर्वे से है। त्रिगवेली फिर से दोहरा दें कि यूएनओ के पहले महासचिव थे। इनका संबंध नॉर्वे से है और कुर्ट वाल्डहीम इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। तो इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा सी। बुतरस घाली मिस्र, कोफी अन्नान घाना, त्रिगवेली नॉर्वे और कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया। तो सी इसका सही उत्तर है। नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में सबसे अंत में किसने चार्टर पर हस्ताक्षर किया था? अभी चार्टर की बात मैंने पिछले क्वेश्चन के दौरान आपको बताया है। इस चार्टर पर शुरुआत में कुल 51 देश थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था। ये उसके मूल संस्थापक देश कहलाते हैं, जिसमें कि सबसे अंत में सिग्नेचर करने वाला देश पोलैंड था। फिर दोहरा दें कि सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सम्मेलन किया था और चार्टर तैयार किया था। यही चार्टर उनका संविधान है। इस चार्टर पर 26 अप्रैल 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों ने सिग्नेचर किए। पोलैंड ने सबसे अंत में यह हस्ताक्षर किया था। यूएनओ का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सुझाव पर रखा गया था। मतलब इसका नामकरण किया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। और जैसा कि मैंने बताया कि ये चार्टर ही इनका संविधान है, तो यूएनओ के संविधान में कुल 19 चैप्टर या अध्याय हैं। 111 उसमें आर्टिकल्स हैं, मतलब धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं और लगभग 10,000 शब्द का प्रयोग किया गया है यूएनओ के चार्टर अर्थात उसके संविधान में। नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव की नियुक्ति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? पहला, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर या संस्तुति पर महासभा द्वारा नियुक्ति होती है। यह पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देख लिया है, तो ए सही है। बी को देखें, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। मैंने बताया था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। फार्मूला के तहत याद किए तो अ, फा, बी, रूची।
वापस देखिए हम, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से किसी 3 सदस्यों की सिफारिश जरूरी होती है। ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि सुरक्षा परिषद के जो सभी 5 अस्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। तो सभी सदस्यों की जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। तो 10 का आंसर है बी, क्योंकि यह सही नहीं है। नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव की अनुशंसा पर उप महासचिव पद की रचना की गई थी? मतलब मूल रूप से उप महासचिव का पद यूएनओ में नहीं था, बाद में किया गया है। ठीक है, सही उत्तर है कोफी अन्नान। कोफी अन्नान के काल में पहला उप महासचिव का पद क्रिएट किया गया और 12 जनवरी 1998 को मिस लुइस फ्रेचेट जो कि कनाडा की थी, वो पहली उप महासचिव बनी थी। हम फिर दोहरा दें कि कोफी अन्नान के समय में 1997 में 1997 में इस पद की रचना की गई और पहले उप महासचिव के पद पर एक महिला बैठी थी जिनका नाम था मिस लुइस फ्रेचेट, जो कि कनाडा की थी और 12 जनवरी 1998 को उन्होंने ये पोस्ट होल्ड किया था। तो आंसर है कोफी अन्नान और लुइस फ्रेचेट पहले उप महासचिव 1998 में। नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर मतलब उसके संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके सिद्धांतों का प्रावधान या उल्लेख करता है? अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 इसका सही उत्तर है। इस सवाल का सही उत्तर है अनुच्छेद 2। अब बी को देखें, अनुच्छेद 3। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यय जो होते हैं उसका निर्धारण महासभा के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बीच में एक अनुपात में किया जाता है। तो संघ का व्यय महासभा के द्वारा निर्धारित अनुपात में उसके जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो वहन करते हैं। यूएनओ के बजट में जो सबसे अधिक योगदान करने वाले सदस्य राष्ट्र हैं उसमें पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान है वर्तमान में जापान का, थर्ड पर चीन और चौथे नंबर पर जर्मनी है। हम रिपीट कर दें, यूएसए, जापान, चीन और जर्मनी, जबकि इंडिया का स्थान इस संदर्भ में बजट में सहयोग देने के संदर्भ में 24वां 24th है। एक बात और यहां पर जान ले जो पीछे हम नहीं बता पाए आपको। यूएनओ के चार्टर की प्रस्तावना में, संविधान है तो उसका प्रियम्बल भी होगा जिस तरीके से भारतीय संविधान का प्रियम्बल है। यूएनओ का जो चार्टर है उसका जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है और इन 4 क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्तंभ कहा जाता है। इसी से उसके उद्देश्य वगैरह भी आपको समझ में आ जाएंगे। ये 4 स्तंभ क्या हैं? तो शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार, कानून का नियम रूल ऑफ लॉ और विकास। तो विकास किसका? सभी सदस्य राष्ट्रों का। ये इसका प्रियम्बल में मेंशन्ड 4 इसके स्तंभ है और यही इसके उद्देश्य को निर्धारित भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने की कौन सी प्रक्रिया सही है? तो सीधा इसका आंसर जानते हैं कि यूएनओ की सदस्यता कैसे मिल सकती है। तो सही उत्तर है सी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत होने पर सदस्यता प्रदान की जाएगी। तो सही उत्तर है सी, मतलब आवश्यकता यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर महासभा उसको 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले तो किसी सदस्य राष्ट्र को इसकी सदस्यता मिल जाएगी। इसके ऑप्शन को देखें, ऑप्शन डी को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के, पहला तो आप आंसर जान लीजिए कि सी आंसर है। ठीक है, आगे आपको अलग इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों, तो इसके अंग कौन कौन से हैं ये भी हम लोग जान लें यहां पर। तो संयुक्त राष्ट्र का महासभा जो उसका संसद है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सुरक्षा परिषद दूसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और फिर उसका सचिवालय। मतलब टोटल 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
नंबर 14, वीटो के अधिकार का प्रयोग यूएनओ के कौन से अंग द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है? आप सब जान रहे होंगे। इसका सही उत्तर है भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा। सिर्फ अस्थायी मतलब 5 सदस्य के द्वारा, ठीक है, बाकी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन थोड़ी और भी जानकारी इसमें आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं इनको वीटो का अधिकार तो प्राप्त है। वीटो का मतलब निषेधात्मक वोट होता है और किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की 5 जो परमानेंट हैं उनकी तो जरूरत होगी ही होगी। इसके अलावा जो 10 अस्थायी है उनमें से कम 4 मतलब 5 + 4 मिनिमम का बात कर रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 9 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन जरूरी है कि सभी जो अस्थायी सदस्य हैं वो अपना सहमति अवश्य दें। अगर किसी भी सदस्य ने किसी प्रस्ताव पर, किसी विधेयक पर अपनी असहमति जताई तो इसका अर्थ यह होगा कि उस देश ने अपना वीटो का प्रयोग किया है। तो वीटो के लिए फिर से दोहरा रहे हैं कि अस्थायी 5 सदस्य का, इसके अलावा 4 और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह वीटो माना जाएगा, मतलब कि निषेधात्मक माना जाएगा। नंबर 15, सुरक्षा परिषद द्वारा प्रयुक्त वीटो शक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सर्वाधिक बार इसका प्रयोग अमेरिका ने किया है, यही सही नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक बार प्रयोग इसका यूएसएसआर जो वर्तमान में रसिया है इसने किया है, ऑलमोस्ट 143 बार। इसके बाद रूस के बाद सबसे ज्यादा इसका प्रयोग अमेरिका ने किया है, लगभग 83 बार। उसके बाद ब्रिटेन, फिर फ्रांस और चीन, मतलब कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के सुरक्षा परिषद के, सबने इस्तेमाल किया है। फिर से दोहरा दें कि सबसे अधिक प्रयोग इसका रसिया ने किया है, उसके बाद अमेरिका ने, फिर ब्रिटेन ने, फिर फ्रांस ने और फिर चीन ने किया है। बाकी इंफॉर्मेशन है कि वीटो पर सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों के बराबर अधिकार हैं। एक भी अगर नहीं करेगा तो वो वीटो माना जाएगा। सबकी 5 की सहमति कम से कम आवश्यक होती है, ठीक है। नंबर 16, यूएनओ के किस अंग का मुख्य कार्य गरीब, निरक्षर, बीमार एवं असहाय लोगों की सहायता करके अस्थायी विश्व शांति की स्थापना करना है? सही उत्तर है इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद, डी इसका सही उत्तर है। महासभा और सुरक्षा परिषद पर हम लोग बात करते आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल पर बात कर लें कि मूल रूप से प्रन्यास परिषद में 11 परिषदें थीं और ऐसे न्यास परिषदों का निर्माण का उद्देश्य था कि उन देशों का ये लोग पर्यवेक्षण करें जो कि विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी अपने यहां स्वायत्त शासन शुरुआत नहीं कर सके हैं। तो इनका जो न्यास परिषद है, इनका काम ऐसे ही प्रदेशों में स्वतंत्र शासन की स्थापना में सहायता देना था, ठीक है। 1 नवंबर 1994 को जो प्रन्यास परिषद है उसका लिटरली कार्य समाप्त हो गया है। तो कार्य समाप्ति के बाद प्रन्यास परिषद आज की तारीख में स्थगित किया हुआ है, ठीक है। ये निष्क्रिय रूप में है, लेकिन प्रन्यास परिषद को समाप्त नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है सो दैट कि कल के तारीख में इसकी आवश्यकता हो तो ये फिर से कार्य करना शुरू करे। प्रन्यास परिषद में शुरुआत में 11 परिषदें थी और उसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं वो निश्चित तौर पर शामिल हैं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका था आर्थिक और सामाजिक परिषद। और थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको प्रन्यास परिषद पर दी क्योंकि सुरक्षा परिषद और महासभा पर हम लोग पहले भी बात करते आ रहे हैं। नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इंफॉर्मेशन को जान लीजिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 होती है। 9 वर्षों के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनका चयन होता है। तो 9 वर्ष इसका आंसर मिल गया। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों के लिए इनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। 1/3 सदस्य जो
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के होते हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष पर अवकाश मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके अवकाश मुक्त हो जाते हैं। नियम यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होंगे उन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। नियम यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एट ए टाइम, एक ही समय में एक देश से 2 न्यायाधीश भी नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और स्पेसिफिक जगह की बात करें तो पीस पैलेस बिल्डिंग हेग जो नीदरलैंड में है वहां पर इसका मुख्यालय है। 1946 में इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने काम करना शुरू किया था तथा इंग्लिश और फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। यह पिछला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक 4 भारतीय न्यायाधीश बने हैं जिसमें से कौन एक शामिल नहीं है। कौन एक शामिल नहीं है, मतलब 4 भारतीय न्यायाधीश बने हैं। जो शामिल नहीं है उनका नाम है HR रेड्डी, ऑप्शन ए इसमें शामिल नहीं है। तो 3 शामिल हैं, BN राव, और BN राव 1952 में इसके न्यायाधीश बने थे। तो BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। उनके बाद 1973 में नागेंद्र सिंह बने थे और वर्तमान में दलबीर भंडारी हैं और ये दलबीर भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए भी न्यायाधीश बने हैं। अभी इनका 2027 तक, मतलब 18 में दोबारा बने हैं और ये 27 तक इनका कार्यकाल है। तो VN राव पहले, नागेंद्र सिंह दूसरे, और तीसरे जो इसमें शामिल नहीं है, चूंकि 4 हैं, HR रेड्डी शामिल नहीं है। जो बाकी हैं वो हैं तीसरा RS पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक, ये भी जस्टिस बने थे इंटरनेशनल कोर्ट में 1989 में, ये तीसरा है, और दलबीर भंडारी ये चौथा है। एक और जानकारी यहां पर, नागेंद्र सिंह जो हैं भारत के इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं जो 1985 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष भी रहे थे। एक और जानकारी छोटा सा है लेकिन वो भी जान लीजिए आप। UNO की जो महासभा है, UNO की महासभा में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो भारतीय थी, आप सब जानते होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो 4 जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय शामिल हुए हैं उनका नाम आपके सामने है। BN राव, नागेंद्र सिंह, एक जो ऑप्शन में नहीं है वो है RS पाठक, आप वो नोट कर लीजिए, और दलबीर भंडारी अभी भी वहां पर मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने 17 एकड़ भूमि दान में दिया था? ऑप्शन देखें, विलियम जैकेंडॉर्फ ने इसका निर्माण करवाया था, मतलब हेडक्वार्टर जो यूएनओ का है उसका निर्माण किया था विलियम जैकेंडॉर्फ ने। ठीक है, सही उत्तर है जॉन डी रॉकफेलर ने ही इसके मुख्यालय के लिए, जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है, 17 एकड़ का जमीन दिया था। एंटोनियो गुटेरेस, ये अभी यूएनओ के महासचिव हैं, ये पुर्तगाल के हैं। और कॉलिन वीच का महात्मा गांधी से क्या संबंध है, ये पहले वीडियो में हम बताए हैं, उम्मीद है आपको याद होगा। कॉलिन वीच, जिनको कॉलिन बाख भी लिखता है, इनका गांधी जी से क्या संबंध है, क्या कुछ काम किया था इन्होंने, ये आप याद कीजिएगा। ये हम आपके लिए प्रश्न चिन्ह के तौर पर छोड़ दे रहे हैं। अगर आपने गांधी जी वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ का बजट प्रस्ताव कौन तैयार करता है? सही आंसर जान लीजिए, सही आंसर है महासचिव ही बजट प्रस्ताव तैयार करते हैं, और महासभा जो होता है ये बजट पारित करता है, क्योंकि महासभा यूएनओ का संसद के समान काम करता है, जहां उसके सभी सदस्य राष्ट्र 193 जो है ये बैठते हैं और बजट को पारित करते हैं। तो प्रस्ताव तैयार करता है महासचिव और पारित होता है ये महासभा में। नंबर 21, यूएनओ की सहयोगी संस्था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
को किस वर्ष शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? सबसे पहले ये जान लें कि ILO की स्थापना 1919 में की गई थी और फिर 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का विशिष्ट अंग बना। तो ILO लिटरली आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का विशिष्ट अंग के तौर पर काम करता है और ये 1946 में उसका अंग बना था, जबकि खुद ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका कि मुख्यालय जेनेवा में है। ये जानकारियां भी आपके लिए हैं। इसको किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो सही उत्तर है 1969, ऑप्शन ए। 1988 में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद को यह पुरस्कार मिला था। 2001 में UNO और UNO के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चूंकि आपके सिलेबस में ये बातें लिखी हुई हैं, इसलिए ये जानकारियां भी आपके लिए जरूरी है। मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था पूरा देखिएगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। तो पूरा देखिए, पेशेंसली देखिए, क्योंकि तैयार करने में भी मुझे भी मेहनत लगता है। जरूरत के हिसाब से आपके लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप प्लीज पूरा देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। UNO के निम्न विशिष्ट संस्थानों में से किसका मुख्यालय पेरिस में है? किसका मुख्यालय पेरिस में है? आसान क्वेश्चन है, सबको देख लें। WHO ये अप्रैल 1948 में स्थापित हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को इस सवाल का जवाब है, क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सी को देखें, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को FAO का जन्म हुआ और या इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय रोम में है, जबकि यूनिसेफ 1946 में और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। पिछले सवाल में भी मैंने बताया। नंबर 23। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बनने वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी को देखिए, वियना में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी, IAEA, उसका मुख्यालय है यहां पर। पेरिस में अभी मैंने बताया कि यूनेस्को की स्थापना हुई थी और बर्न में सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, उसका मुख्यालय है बर्न में। ये जो सार्वभौमिक डाक संघ है ये 1874 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1948 में ये UNO का एक विशिष्ट अंग के रूप में या एजेंसी के रूप में शामिल किया गया या स्थापित हो गया। ये देने के पीछे मकसद ये है कि UNO के जो अलग अलग विशिष्ट एजेंसियां हैं उनके हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आपको निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक लिखा ही हुआ है UNO और उसकी विशिष्ट एजेंसियां। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इसलिए इस तरह की चीज़ें हम आपके लिए रख रहे हैं। नंबर 24। टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस किस संगठन के महानिदेशक हैं? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी UNO के संगठन हैं, तो उनका करंट वाला पार्ट भी आपको याद रखना होगा, जो कि करंट अफेयर्स में यूज होगा कि ILO का हेड कौन है तो यूनिसेफ का कौन है। खैर, जो 24 है इसका सही उत्तर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO के जो हेड हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, ये उसके डायरेक्टर जनरल हैं। यूनिसेफ के जो हेड हैं उनका नाम है कैथरीन M रसेल,
यूनिसेफ के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, उनका नाम है कैथरीन एम रसेल। WHO इसका आंसर था, मैंने बताया। फिर से दोहरा दे कि ILO के जो प्रधान हैं उनका नाम है गिलबर्ट हॉन्गबो, HOUNGBO, GILBERT, गिलबर्ट हॉन्ग, HOUNGBO, ये उसके डायरेक्टर जनरल है। जबकि IMF के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना इवानोवा जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। क्रिस्टीना इवानोवा जॉर्जीवा ये IMF के हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए इस सेट का 25वां और आखिरी क्वेश्चन। UNO की 6 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से इसकी स्थापना के साथ ही 5 थे, लेकिन किस एक भाषा को बाद में शामिल किया गया? टोटल 6 भाषाएं हैं, मैंने बताया था पीछे के वीडियो याद कीजिए, EFCRAS, EFCRAS, ठीक है। तो उसमें से 6 मान्यता प्राप्त भाषा है, 5 शुरुआत से ही थे, एक बाद में जोड़ा गया। जिसको बाद में जोड़ा गया वो भाषा है अरबी। तो आंसर डी इसका सही उत्तर है। और यहां यह भी जान लें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1973 में अरबी को एडॉप्ट किया गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अरबी को 1982 में अपनाया गया था। 73 में महासभा के द्वारा और 82 में सुरक्षा परिषद के द्वारा, और बाकी जो 5 भाषाएं हैं वो शुरुआत से ही इसकी मान्यता प्राप्त भाषा थी। तो ये UNO से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको उपलब्ध कराई। कुछ बहुत सामान्य सी जो चीजें होती हैं अक्सर हम वीडियो में उसको नहीं रखते हैं, ये मानते हुए कि आप उसको जान रहे थे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं और बाकी आपके जरूरत के हिसाब से आपके लिए हम लेकर के आते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।